2025 बिहार की पॉलिटिक्स बिल्कुल पीक पर है। जी हाँ दोस्तों, सीटों की शेयरिंग, अलायंसेस का ब्रेकअप और आईआरसीटी जैसे केस मतलब बहुत ही ज्यादा गरमाए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा चर्चाओं का विषय है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार का पूरा एनसाइक्लोपीडिया ओवरव्यू देंगे हम इस वीडियो में आपको बिहार के इलेक्शन के बारे में, कैसे इलेक्शंस होने वाले हैं, कब इलेक्शंस होने वाले हैं, कितनी सीटों पर होने वाले हैं, उसमें कितना आपको रिजल्ट के लिए चाहिए होगा और उसके बाद में कितने पोल्स हैं, वहां पे जो वोटर्स हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, कौन कौन वहां पर बड़े प्लेयर हैं जो इस बिहार के इलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं और किसकी तरफ मेजोरिटी जाते हुए दिख रही है, कौन है वो छुपा रुस्तम जो निकल कर एकदम सामने आएगा और बिहार के इलेक्शन से पहले पूरा जो माहौल गरमाया हुआ है, एक एक चीज डिटेल के साथ में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज नरूका और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल पंकज की कहानियां। दिस वीडियो इज नॉट जस्ट अबाउट कहानियां। हम इस वीडियो में बात कर बहुत ऐसी सेंसिटिव चीजों के बारे में कि बिहार के इलेक्शन से पहले क्या क्या लुकअप कर रही है बाकी पार्टीज, एनडीए जो है गठबंधन और उसके अलावा में जो महागठबंधन है, इन दोनों के बीच में किन बातों पर बहस होने वाली है, किन बातों पर चर्चाओं में मुद्दा सामने आएगा, किन किन चीजों पर ये पार्टियां फोकस करने वाली है, कैसे ये जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, कैसे ये जनता को अपनी तरफ लुभाएंगी कि वो लोग इनके सामने आए और इनके लिए ही वोट दें। अब दोस्तों बिहार के इलेक्शन के बारे में इतनी बातें क्यों की जा रही है, क्यों है मार्केट इतना गरमाया हुआ, जो पॉलिटिक्स को समझते हैं या जानते हैं, जो देश की जनता है वो क्यों जानना चाहती है कि बिहार के रिजल्ट के साथ क्या होने वाला है, कौन इस बार बाजी मारेगा, क्या वो एनडीए है या महागठबंधन है, एनडीए में कौन कौन है, महागठबंधन में कौन कौन है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि बिहार की जनसंख्या के बारे में, उसके वोटर्स के बारे में, कितने लोग वोट करने वाले हैं, इसमें आदमियों की जनसंख्या यानी कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो मेल की अगर बात करी जाए तो इसमें 3,92,00,000 लोग हैं जो मेल हैं, जो कि पुरुष हैं, जो वोट करने वाले हैं। और अगर दोस्तों महिलाओं की बात की जाए तो 3.50 CR यानी कि 3,50,00,000 के लगभग जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो महिलाओं का है वोट देने के लिए। तो सामने वाली पार्टियों को यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनको अपनी रणनीति इस हिसाब से करनी है, क्योंकि ज्यादा फासला नहीं है मेल एंड फीमेल कंपैरिजन में। लगभग दोस्तों 7,42,00,000 लोग, उसमें से ये मैंने आपको आंकड़ा भी बता दिया है कि मेल का कितना होगा, फीमेल का होगा, जिसमें कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। पोलिंग बूथ जो होते हैं वो कितने वहां पर होंगे, 90,000 से ज्यादा। एग्जैक्टली आंकड़ा अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 90,712 पोल बूथ होंगे पूरे बिहार के अंदर में, और ये 2 चरणों में होने वाला है। दोस्तों जो पहला चरण होगा वो होगा 6 नवंबर को और जो दूसरा चरण होगा वो होगा 11 नवंबर को। कितनी टोटल सीटें हैं, कितने का आंकड़ा आपको चाहिए कि आप एक विनिंग जोन पर जाएं और उसके बाद में आप अपनी सरकार बना लें। टोटल 243 सीटें हैं, जिस पर 122 सीटों पर अगर आपका आंकड़ा सही जाता है, या एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, इन दोनों में से किसी का भी अगर आंकड़ा 122 को या उससे ज्यादा को छुएगा, वही सरकार बनाने वाले हैं, वही बिहार की राजनीति को आगे जाकर लिखने वाले हैं कि बिहार की राजनीति और बिहार जो आगे किस रूप पे जाने वाला है, कैसे वहां की दिनचर्या होगी बिहार। दोस्तों जो पहला चरण है यानी कि जो 6 नवंबर वाला चरण है, उस पर 121 सीटों पर वोट होने वाले हैं, और जो दूसरा चरण है जो कि 11 नवंबर 2025 को होने वाला है, उस पर 122 सीटों का यानी कि 243 का जो आंकड़ा है वो इस तरीके से पूरा हो जाएगा दोनों चरणों की वोटिंग होने के बाद। पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इस बार बहुत ही ज्यादा इलेक्शन अलग होने वाले हैं, उससे पहले भी बहुत कुछ चेंज हो गया है, जो वोटर्स थे उनमें भी बहुत ज्यादा बदलाव आया है। कैसे बदलाव आया है वो भी मैं आपको बताना हूं। SIR स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन क्या है, ये वो है जहां पर दोस्तों अगर मैं आंकड़ा देख पा रहा हूं तो जिसमें कि 68,50,000 जो वोटर्स थे उनको डिलीट कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, 68,50,000 वोटर्स इस बार नहीं होंगे जो पिछले वोटिंग के टाइम पर थे। वो 68,50,000 वोटर्स को डिलीट कर दिया गया है और 21,50,000 के लगभग का जो आंकड़ा है वो सामने आया है कि नए वोटर्स के रूप में आया है। तो इसके हिसाब से पूरा जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो ये भी एक नए तरीके से वोटिंग होने वाली है, एकदम नए तरीके से नए वोटर्स मैदान पर आने वाले हैं। और जो पुराने कुछ ऐसे वोटर्स थे जो डबल या इस तरह की सी चीजें जो थी या जो अब नहीं है वोटर्स, उनका जो आंकड़ा है वो डिलीट हो चुका है।
तो ये 21,50,000 लोग और सामने नए आने वाले हैं नए वोटर्स के रूप में। अब दोस्तों बहुत सारी पार्टी है, लेकिन इसको एनडीए वर्सेस महागठबंधन ही क्यों कहा जा रहा है? बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों, जो एनडीए है उन्होंने अपनी कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने मिलकर एक अलायंस बना दिया और एनडीए एक मैदान में उतरेगी बिहार में, और उसके अलावा में महागठबंधन जो अदर पार्टीज हैं वो उतरेंगी। एनडीए के अंदर कौन कौन सी पार्टी है? वो ये पार्टियां हैं, और जो महागठबंधन के अंदर कौन कौन सी पार्टियां हैं वो ये पार्टियां हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के बारे में। एनडीए में कौन कौन सी पार्टी है दोस्तों? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, उसके बाद में आती है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है। उसके बाद में आती है लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, जो कि चिराग पासवान की है, जो कि रामविलास पासवान की पहले पार्टी थी, अब चिराग पासवान उसको लीड करते हैं दोस्तों। उसके बाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम, और उसके बाद में एचएएम जो कि मांझी जी की पार्टी मानी जाती है, जो कि बहुत पॉपुलर है बिहार के अंदर में, जिसका पूरा नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। अब दोस्तों महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टी है? सबसे पहला जो नाम आता है वो है आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, यानी कि तेजस्वी प्रकाश यादव उसको लीड कर रहे हैं। आरजेडी का जो नाम है वो सबसे पहले आ रहा है महागठबंधन की पार्टी में। दूसरा है आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद में आती है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके बाद में नंबर 4 पर ये आती है। इसमें भी दो तरीके की पार्टी है, लिबरेशन एंड एम। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी पार्टी है जो एनडीए के साथ जुड़ी हुई है, कौन कौन सी पार्टी है जो महागठबंधन के साथ में जुड़ी हुई है। ये सारी पार्टियां मिलकर कुछ सेलेक्टिव सीटों के ऊपर पे इलेक्शन लड़ने वाली है कि कौन, फॉर एग्जांपल आरजेडी किन सीटों पर लड़ने वाली है, तो उसपे जो महागठबंधन की पार्टी है वो वहां पर नहीं लड़ेगी, वहां पर वो पूरा प्रचार या सपोर्ट करेगी आरजेडी को। फॉर एग्जाम्पल एनडीए में जहां नीतीश कुमार की पार्टी अगर खड़ी हो रही है या जहां पर बीजेपी की पार्टी खड़ी हो रही है, वहां पर ये एक दूसरे को फुल्ली सपोर्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। ये सब लोग मिलकर 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और वहां पर रिजल्ट, उन सीटों का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री की रेस पर कोई आने वाला है या फिर महागठबंधन की तरफ से। अब इनमें से की लीडर कौन से हैं? मतलब वो लीडर जो चाबी हैं इस इलेक्शन से पहले कि किसकी तरफ पलड़ा भारी होने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है। कौन कौन से वो नेता हैं जिनकी तरफ जनता देखने वाली है, जिनके नाम पर वोट डालेंगे। ऐसे बड़े बड़े नेताओं का कुछ मैं नाम लेने वाला हूं। सबसे पहले नीतीश कुमार जो कि करंटली मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, बहुत ज्यादा पॉपुलर है पूरे बिहार में, और एनडीए के सपोर्ट के साथ में वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। उसके बाद में तेजस्वी प्रकाश के बारे में हम बात करेंगे, जो कि है आरजेडी की तरफ से लालू यादव के पुत्र हैं। प्रशांत किशोर अपनी एक अलग पार्टी के साथ पर इस बार उतरने वाले हैं। प्रशांत किशोर बहुत पॉपुलर है, प्रशांत कुमार बहुत पॉपुलर हैं ऑल ओवर द इंडिया, बट राइट नाउ ही इज वर्किंग ऑन बिहार, बिकॉज बिहार की जो पॉलिटिक्स है उनका दावा है कि मैं पूरी तरह से उसको चेंज करने वाला हूं, और रिजल्ट जो है प्रशांत किशोर की तरफ आने वाले हैं, ऐसा भी दावा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का किया जा रहा है। उसके बाद में चिराग पासवान यूथ के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, कम सीटों पर लड़ने वाले हैं लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं वो पूरे बिहार में। रामविलास पासवान की ये पार्टी है, उनके ये पुत्र हैं, और अब ये उसको लीड करते हैं और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में पार्टी को लीड कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो उपेंद्र कुशवाहा इज वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर पॉलिटिशियन इन बिहार। सो उनकी तरफ भी जनता का जो है देखना होगा कि वो किस तरीके से जनता उनको रिएक्ट करती है और इलेक्शन में उनका क्या रवैया होने वाला है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। और उसके बाद में दोस्तों एचएम के मांझी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कौन कौन से वो की इशू होंगे, कौन कौन सी वो चाबी हैं जिसके ऊपर में ये सारी पार्टीज हैं इलेक्शन लड़ने वाली है, किन किन मुद्दों को वो रखने वाली है, किन किन मुद्दों पर वो चुनाव में रैलियों पर जब वो जाने वाले हैं, किन किन मुद्दों को सामने रखेंगे और अपोजिशन को उस चीज पर खींचने की कोशिश करेंगे, क्या क्या है वो मुद्दे, किन किन चीजों पर ये पार्टियां इलेक्शन लड़ रही है, कौन कौन से वो वादे हैं जो ये जनता को कंटिन्यू कर रही है, और किन किन वादों पर ये उभर सकते हैं नहीं सकते हैं, वो चीजों को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बेरोजगारी का जो स्तर है वो बहुत बड़े लेवल पर है, बहुत ही बड़े पैमाने पर है। तो बेरोजगारी के ऊपर में जो सभी पार्टियां अपना अपना ध्यान खींचे हुए हैं और बड़े बड़े वादों को करे जा रहे हैं।
अगर मैं आरजेडी की बात करूं तो तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसने तो बहुत बड़े वादे किए हैं कि वो 10 लाख से भी ज्यादा युवाओं को जॉब देने के लिए उन्होंने वादा कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख से ज्यादा वो जॉब देने वाले हैं। इसी चीज में दोस्तों बीजेपी एंड जेडीयू यानी कि एनडीए की अगर मैं बात करूं तो वो भी इसी चीज को बोलने वाले हैं, इसी चीज का उन्होंने भी लक्ष्य रखा है, लेकिन उन्होंने खुलकर नौकरियों का एक आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने भी प्रॉमिस करा है जो जनता को बड़े बड़े प्रॉमिस करने वाली है कि हम लोग ऐसे ऐसी चीजों को यहाँ पर लागू करेंगे जिससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों दूसरा अगर मुद्दे की बात करें तो वो है शिक्षा। शिक्षा यानी कि एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ही पॉपुलर मुद्दा है एजुकेशन। हर स्टेट में होता है पर बिहार पर कुछ अलग ही है। दोस्तों जनता बहुत ही ज्यादा परेशान है। किस रीजन से परेशान है? कुछ एग्जाम जो कि हुए तो हैं या उनमें डिले हो रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ही ज्यादा उस चीजों के ऊपर में भी बिहार में चर्चा की जाती है। STET टेट का एग्जाम, TET टेट का एग्जाम या STET का एग्जाम, BPSC, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम जिनको डिले करा जा रहा है, जिसकी वजह से वहां की जो जनता है वो बहुत ज्यादा परेशान है, जो वहां की यूथ है वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो इस चीजों पर भी ध्यान देने वाली है और ये चीजों में भी अपोजिशन खींचने की कोशिश करेगा करंट गवर्नमेंट को। तो शिक्षाओं का भी सुधार करना बहुत जरूरी है। वहाँ के लोकल जो स्कूल हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं, जो वहाँ पर कॉलेजेस हैं, उनको भी बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। तो इस चीज पर भी जो है सभी पार्टियां ध्यान देने वाली हैं और इन चीजों का जो मुद्दा है बनने वाला है इलेक्शन से पहले। और उसके बाद में दोस्तों नंबर 3 पर जाते हैं कानून व्यवस्था। बिहार में कानून व्यवस्था की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। बिहार बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अपने जो वहाँ की कानून व्यवस्था है वो बहुत ही ज्यादा इधर उधर की जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब मानी जाती है। क्या है रीजन? बहुत सारे रीजन हैं। महिलाओं की सुरक्षा, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन बिहार जो महिलाओं के लिए सही नहीं है। हालांकि एनडीए ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है इस चीज पर और इस चीज पर ध्यान भी दिया है। ये वहां की जनता का भी कहना है कि एनडीए ने जो कानून व्यवस्था उसको पहले से बहुत ज्यादा बेहतर किया है। बट इस चीज पर अपोजिशन भी बहुत बड़े बड़े वादे करने वाले हैं और इस पर एनडीए भी अपना फोकस करे हुए हैं और इसको हो सकता है वो अपना एक बड़ा हथियार के रूप पर पेश करे। महिलाओं के लिए सुरक्षा, उसके अलावा में बहुत सारी वहां पर गैंग्स ऐसी चलती है जिनका दबदबा वहां पर पूरे बिहार में चलता है। उनकी जो दादागिरी है या उनकी वो ऐसी पावर्स को वो गलत तरीके से किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, उस चीज पर भी कानून व्यवस्था का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वहां के जो लोग हैं, जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, वो ये देखना चाहेंगे कि जो करंट गवर्नमेंट है या ये एनडीए है या महागठबंधन के जो लोग हैं वो किस तरीके से इस चीज को प्रेजेंट करते हैं और कौन से बड़े बड़े वादे वो सामने लेकर आते हैं। और अपोजिशन है उसको तो पहले की अगर सरकार में बोला जाता तो जंगल राज का नाम दिया गया था कि जंगल राज वहां पर चलता है। तो देखने वाली बात यह है कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। उसके बाद में दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करूं तो वो है किसानों से रिलेटेड, मतलब कृषि से रिलेटेड। क्या है वो मुद्दे? बीजों की कमी, बीजों की कीमतों में बढ़ोतरी, इस चीज को कम करना होगा। बिजली को कम करना होगा, बिजली की जो दरों को कम करना होगा। फर्टिलाइजर जैसे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि सामने आने वाले हैं। इस चीजों पर भी जो सारी पार्टीज हैं वो बड़े बड़े वादे करने वाली है। वहां के लोकल लोगों को, जो बिहार के लोग हैं, उनको बड़े बड़े वादे वहां पर मिलेंगे और ये देखा जाएगा कि वो किस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से इस पर डिबेट होती है। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर कितने बड़े बड़े वादे सामने वाली पार्टियां करके जाती है इलेक्शन से पहले और उसके बाद में इसको किस तरीके से देखेगी, ये भी देखने वाली बात है। उसके बाद में दोस्तों अगर नेक्स्ट मुद्दे की बात करें तो वो है हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, अपना स्वास्थ्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देने वाले हैं कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है। जो वहाँ के सिटी हॉस्पिटल है, जो जिला हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स का अवेलेबल ना होना, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्टर का ना होना, दवाइयों की कमी हो जाना। इनफैक्ट दोस्तों कोरोना के बाद में तो मतलब वहाँ की जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसको बहुत ही ज्यादा डाउन दिखाया गया है। तो इस पर भी देखने वाली बात है कि लोगों का क्या प्रतिक्रिया होती है और कैसे बड़े बड़े वादे ये सारी पार्टियां मिलकर करती हैं, एनडीए हो या महागठबंधन। और दोस्तों उसके अलावा में पीएससी को सुधारना, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो वहां पर होते हैं उनको भी सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद में जो अगला मुद्दा होगा वो हो सड़क, बिजली, अपनी रोड, मेट्रो, फ्लाईओवर्स एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि उनके बारे में जरूर बात की जाएगी, उनके बारे में वहां पर पूछा जाएगा और करंट गवर्नमेंट को भी उस चीज का जवाब देना पड़ेगा कि किस किस चीजों पर वो काम कर रहे हैं और आगे किस चीज पर वो इसको और बेहतर बना सकते हैं। और उसके साथ में अपोजिशन जो महागठबंधन है वो भी
पूरी तरह से कोशिश करेगा कि बड़े बड़े वादे किए जाए, बड़े बड़े सपने दिखाए जाएं और उनको पूरा करने के लिए हमें वोट दीजिए ताकि हम आपके उस सारे सपनों को सच करें, सारे सपनों को पूरा करें। तो इस तरीके से भी मतलब सड़कों पर भी बात की जाएगी, बिजली पर भी बात की जाएगी, फ्लाईओवर्स पर भी बात की जाएगी, एयरपोर्ट पर भी बात की जाएगी, मेट्रो पर भी बात की जाएगी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस टॉपिक्स पर डिबेट होगी, तो ये भी उनमें से एक बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। अब इससे हटकर मैं अगले मुद्दे की बात जाता हूं, पलायन। जी हां दोस्तों, पलायन बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे पॉपुलर मुद्दा, बहुत टाइम से चलने वाला मुद्दा है। जो बिहार के लोकल लोग हैं उनको दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है काम की वजह से। क्यों जाना पड़ता है? अनएम्प्लॉयमेंट। वहां पर इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो हो सकता है बड़े बड़े वादे किए जाएं, बड़े बड़े प्रॉमिस किए जाएं कि किस तरीके से चीजों को करने वाले हैं, कैसे वो वहां पर रोजगार को लेकर आएंगे कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपनी फैमिली को छोड़कर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो शराब एंड महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात की जाए तो दोस्तों, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 33% का तो करंट गवर्नमेंट ने अभी तक दे दिया है। उसके बाद में भी देखने वाली बात होगी कि इस टॉपिक पर कितनी डिबेट होगी, कितनी बातें की जाएगी और महिलाओं के लिए क्या क्या रिजर्वेशन जो लोग हैं वादे करने वाले हैं कि किस तरीके से वो उसको देखते हैं। शराब की बात की जाएगी तो यहाँ दोस्तों, बिहार और शराब की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। बिहार में शराब को रोकने के लिए एक जनता रेडी है जो कि इस डिसीजन का वेलकम करेगी, लेकिन एक जनता रेडी है जो बिहार में इस डिसीजन का बिल्कुल भी वेलकम नहीं करने वाली। तो बिहार में शराब को रोकने के लिए क्या बातें होने वाली है, वादे तो पक्का होने वाले हैं, वो किसकी तरफ से होंगे, किसकी तरफ से पहल होगी, किस तरह की डिबेट होगी, वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद में दोस्तों बात करी जाएगी कास्ट एंड रिजर्वेशन। जी हाँ दोस्तों, कास्ट बहुत बड़ा और बहुत पॉपुलर चीज है बिहार में तो स्पेशली, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर में जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो अपने इलेक्शंस को लड़ते हैं, उनको टिकट्स मिलती है और जो उनकी पार्टी होती है वो उस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है कि वो किस तरीके से इस चीज को प्रेजेंट करेगी। कास्ट बहुत बड़ा मुद्दा है। जो कांग्रेस है और जो आरजेडी है वो पूरी तरह से इस चीज में सिक्योर दिखाई दे रही है अभी तक, तो क्योंकि वो हमेशा से इस चीज का नारा लेते हुए आए हैं, अपनी जातिवाद को फैलाते हुए आए हैं और इस चीज को वो पॉजिटिव अपने माइंडसेट के साथ में उसको लेके जाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। बट एनडीए की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, सेटल है इस चीज के लिए, वो भी एग्री है, वो भी वेलकमिंग है, बट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस ऑल्सो। वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देखने वाली बात होगी। उसको एनडीए और बीजेपी किस तरीके से देखती है, उसको जेडीयू किस तरीके से देखती है, ये देखने वाली बात है। तो हाँ, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट मुझे आरजेडी कांग्रेस की तरफ, महागठबंधन की तरफ लगता है। अब दोस्तों इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन के लिए एक लीडर होता है सामने। लीडर कौन कौन है? जैसे कि आरजेडी के लिए तेजस्वी है, जेडीयू के लिए नीतीश कुमार है, बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल्स। ये लीडर्स क्या करते हैं? ये लीडर्स लीड करते हैं अपनी पार्टी को। जो जनता है वो उस लीडर का चेहरा देखती है कि कौन यहाँ का लीडर है और वो किस तरीके से प्रेजेंट करता है। तो इस इलेक्शन में लीडर्स की क्या भूमिका होगी वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी प्रकाश यादव। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े वादे किए हैं। जो यूथ है उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने के लिए 10 लाख नौकरियां उन्होंने घोषित कर दी है कि 10 लाख नौकरियां हम आपको देंगे। तो उसके साथ साथ में यूथ उनके पास में बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है और तेजस्वी को स्वीकार भी में भी कर सकती है। ये बहुत बड़ा फैक्ट होगा तेजस्वी प्रकाश यादव का। तो यूथ के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट है। तो ये लीडर जो महागठबंधन का है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद में जेडीयू की बात करी जाए, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार किस चीज के लिए ज्यादा पॉपुलर है? डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पॉपुलर है। वो वहां पर चीजों को कैसे डेवलप कर रहे हैं, करंट गवर्नमेंट को चला रहे हैं, उससे पहले उन्होंने किन किन प्रोजेक्टों पे काम किया है, वो चीजों को सामने रखने वाले हैं। इस चीज पर वो लीड करेंगे और इस चीज की जो उनकी वो छवि है वो इस चीज को प्रेजेंट करेगी कि वो किस तरीके से रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है, क्या जनता खुश है या नहीं। उस चीज को देखकर ऊपर कि डेवलपमेंट कैसा किया है नीतीश कुमार ने, उस चीज के ऊपर वो नीतीश कुमार इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बीजेपी की बात करें दोस्तों, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी की इमेज को लेकर वहां पर प्रेजेंट होने वाली है। जो बीजेपी का पूरा जो सिनेरियो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर घूमता है। जो देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी के जो फेस वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, उसी के ऊपर में वो पूरा इलेक्शन लड़ने वाली है। तो इस तरीके से देखने वाली बात होगी। तो ये मैंने आपको एक पूरा सिनेरियो बता दिया कि किन किन चीजों पर ये लोग काम करने वाले हैं, किन किन चीजों पे, किन किन पहलुओं पे ये डिस्कस होगा, किन किन चीजों के ऊपर में वहां पर
चीजें होंगी। अब दोस्तों हम सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं और प्रशांत किशोर के बारे में बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर एक्सपर्ट माने जाते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। अगर बात डिबेट की जाए, बात की जाए पॉलिटिक्स के बारे में, स्ट्रेटजी हर राज्य में, हर केंद्रीय लेवल पर किस तरीके से राजनीति को फैलाया जाएगा, किस तरीके से किस किस चीजों पर, किन किन पहलुओं पर बात की जाएगी, बहुत सारी पार्टियों के साथ में अब तक जुड़े हुए थे, एक्सपर्ट माने जाते थे, अपना सजेशन दिया करते थे। अब वही प्रशांत किशोर खुद की पार्टी उन्होंने लॉन्च कर दी है 2025 में। बिहार के इलेक्शन से पहले बिहार में वो पूरी तरह से ओपन चैलेंज के साथ में उतरे हैं और पूरी तरह से वहां पर बिहार में इलेक्शंस के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। प्रशांत किशोर किन किन मुद्दों पर वो लड़ रहे हैं? शराब को बंद कर देंगे, शराब को बंद कर देंगे। प्रशांत किशोर का एक बहुत बड़ा दावा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो शराब को पूरी तरह से बिहार के अंदर बैन कर देंगे, बंद कर देंगे। शिक्षा के बारे में बात की है, हेल्थ के बारे में बात की है, करप्शन को पूरी तरह से बंद कर देंगे। कौन कौन लोग हैं जो प्रशांत किशोर के साथ देने वाले हैं, कौन है वो लोग और किस तरीके से स्ट्रेटजीज है प्रशांत किशोर की? क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं बहुत टाइम से वो बिहार के साथ में जुड़े हुए हैं, बिहार में घर घर गांव गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। तो एक इस चुनाव में एक नया चीज है प्रशांत किशोर, उसको भी देखने वाले हैं बिहार की जनता किस तरीके से रिएक्ट करती है। पहला चुनाव पहली बार क्या कर जाएंगे या फिर ये जो उड़ता हुआ सूरज जो दिखाई दे रहा है ये डूब जाएगा, देखने वाली बात यह है। कौन कौन लोग साथ जुड़े हैं? प्रशांत किशोर की पार्टी है जन सूरज पार्टी। अब इनके साथ में किस किस ने गठबंधन किया है? आप सबकी आवाज पार्टी। जी हाँ दोस्तों, ये किसकी पार्टी है? आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह कौन है ये? उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ में गठबंधन किया है। उसके साथ साथ में उदित सिंह फॉर्मर बीजेपी एमपी भी रह चुके हैं, उन्होंने भी प्रशांत किशोर के साथ में गठबंधन किया है। तो प्रशांत किशोर भी धीरे धीरे करके बिहार की जो यूथ के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, बिहार के जो पुराने लोग हैं उनके साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, शिक्षा के बारे में भी बात कर रहे हैं, शराब को भी बंद करने की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के बारे में भी बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट, बट प्रशांत किशोर राइट नाउ इज वेरी पॉपुलर इन होल बिहार बिफोर इलेक्शंस। सो देखने वाली बात यह है कि क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आएगा, ये तो वक्त बताएगा। अब दोस्तों इसी के साथ में बोलने के तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो इसी के साथ में मैं, लेकिन यहाँ पर छोटी वीडियो बनाकर इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। कुछ ऐसी डिटेल्स थी जो मैंने आपको देनी जरूरी समझी, जो आप तक शायद पहुंच जाए। अगर आप मेरी इस वीडियो को देखते हो, पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो और अपडेट आते के साथ ही आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।